आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खियां प्रस्तुत करें। बड़े विचित्र हालात हो रहे हैं हमारे देश में। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है। आइए अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण समाचारों की बात करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और वे स्वघोषित विश्व गुरु भी हैं, धर्म गुरु भी हैं, ज्ञान गुरु भी हैं और प्रायोजित कार्यों के गुरु भी हैं और न जाने काय के गुरु हैं, झूठ गुरु भी हैं, जुमले गुरु भी हैं, सब कुछ हैं। और इनमें इतना अहंकार है, इतना अहंकार भरा हुआ है कि वो हर समारोह में पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर ही देते हैं। मोदी जी लखनऊ गए थे, वहाँ 3 मूर्तियों का उन्होंने लोकार्पण किया। उधर मोदी जी भाषण दे रहे थे और इधर वहाँ भाजपा ही उनके भाषण की सभा में, जनसभा में ही हंगामे कर रहे थे, कुर्सियाँ फेंकी जा रही थी, बड़ा नाटक हो रहा था। मामला बड़ा विचित्र हुआ। तो ये जो मोदी जी का अहंकार है ना, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन मानिए। ये मामला बड़ा रोचक है। और आपने जो 3 मूर्तियों का जो उद्घाटन किया है ना, उसकी भी जरा कहानी पर आपने कुछ भी नहीं बोला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन है, ये तो जरूर बता दीजिए। क्यों नहीं बता रहे हैं? बताओ ना, किसने हत्या की थी? नहीं बताओगे। अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए किसने पत्र लिखा था, ये भी बताओ। नहीं बता पाओगे। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और जो के आंदोलनकारी थे ना, उनको गिरफ्तार करने के और उनके खिलाफ किस किस प्रकार की जानकारी किसने दी, आप ये भी नहीं बताओगे। आप तो इतिहास बताते हो ना कि खूब मैं इतिहास का ज्ञाता हूँ, तो अब ये जरा बता दीजिए। मामला बेहद रोचक है। और अब तो मोदी जी के अहंकार पर जनता प्रहार कर रही है। ये 100 बात की एक बात। अब आइए अमित शाह की बात करते हैं। ये अपने आप को चाणक्य मानते हैं, बहुत बड़ा चाणक्य मानते हैं, और न जाने क्या क्या नाटक किया करते हैं। जो भी किया करते हैं ना, सब ठीक है। वे ग्वालियर और रीवा में उन्होंने दौरा किया। ग्वालियर में तो बहुत ही मज़ा आया। ग्वालियर की स्थिति ऐसी हो गई कि जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। सीएम और अमित शाह को भी कल्पना नहीं थी। ठीक है, अमित शाह की सभा को सफल बनाने के लिए सब तरफ से खूब प्रचार प्रसार किया गया। मध्य प्रदेश के कोर्ट से भारी व्यय किया गया और कहाँ से जहाँ से भी आए उनके अमित शाह की सभा में आना चाहिए। और महिलाओं को ज़्यादा बुलाया गया। सभा शुरू हुई, महिलाएं भी आई। अमित शाह भाषण देने के लिए खड़े हुए। तो जैसे ही वो खड़े हुए तो वहाँ पर महिलाओं ने उनको काले झंडे बताना चालू कर दिए। महिलाएं काले कपड़े भी लाई थी और पूरा काले झंडे बताना शुरू किए। अमित शाह भी बेचैन हो गए कि अरे ये क्या हो गया, ये किसने करवा दिया, कैसे क्या हो गया। और क्या हुआ कि जब अमित शाह को बेचैन होते देखा ना, तो पुलिस वाले महिलाओं से वो काले कपड़े छीनने के लिए गए और पुलिस महिलाओं से कपड़े छीनने के लिए गई, जो जाना नहीं चाहिए। जबकि जब महिला पुलिस थी उनको भेजना था, नहीं भेजा, परंतु वहाँ तो अपने स्वामी भक्ति दिखाने के लिए महिला पुलिस में की बजाय ये पुरुष पुलिस में भेज किया और ये नाटक किया। अब आइए, यहाँ पर इतना नहीं हुआ। इतना होने के बाद भी अमित शाह ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया। अमित शाह ने कहा, सबसे पहले तो ज्योतिराज सिंधिया को राजा साहब के नाम से संबोधित किया। करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सम्मान दिया, न देने में क्या दिक्कत। और जो उन्होंने जो राजा साहब कहा और ये जो बात कही ना, और जो ज्योतिराज सिंधिया को अधिक महत्व दिया, तो इससे हमारे
डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र सिंह तोमर भी बिल बुला गए। उनको बड़ा खतरा लगा कि अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदलने की तैयारी कर रहे, और हो सकता है कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएं। मामला बड़ा विचित्र। पर इसके साथ एक दूसरा और विकल्प है कि अमित शाह है ना, शिवराज सिंह को केंद्र से हटाना चाहते हैं। वो जम नहीं रहा है उनको। और जो शिवराज सिंह भी है ना, जो बात कर रहे हैं सारे, तो उससे अमित शाह और ये मोदी भी बेचैन है। तो उन्होंने यही कहा कि शिवराज सिंह को तो वापस मध्य प्रदेश में भेज दो। ये केंद्रीय मंत्री के पद पे रहने में इनको रखना उचित नहीं है। अब हम शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश भेजेंगे तो मध्य प्रदेश में किस पद पर भेजेंगे? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन होगा या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में या पुनः शिवराज सिंह चौहान के रूप में? अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो राजनीति चल रही है। अब इस राजनीति का क्या स्वरूप होगा ये वक्त ही बताएगा। खैर, भाजपा में, मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ी उठापटक चल रही है और लगभग 65 से 70 विधायक बागी हो चुके हैं। मामला बड़ा रोचक हो गया है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। चलिए अब आइए यहाँ पर हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थिति बड़ी खराब हो रही। कुलदीप सेंगर मामले में जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, वो बड़ा इतना गलत निर्णय रहा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो पूरे देश भर में उस निर्णय की आलोचना हो रही है। अरे आप पॉस्को एक्ट को कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं लागू करना चाहते? उसको हटा दिया और जमानत भी दे दी और अपने उसमें लिख दिया कि ये पॉस्को एक्ट जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है, उस पर ही लागू हो सकते हैं, अन्यों पर नहीं। चलिए बात ठीक है, आपने दे दिया। अबे निर्णय देना तो बोले ऐसा निर्णय बिना प्रलोभन के तो दिया नहीं जा सकता। अब महिलाएं पूरा दिल्ली हाईकोर्ट को घेर रही है। जो मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय जी है ना, वो भी मौन है कि वो भी धन संकट में है कि क्या करें। जब ये दिल्ली हाईकोर्ट की यह स्थिति देखी ना, तो सीजीआई ने स्वतः संज्ञान लिया। अब 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। परंतु ये मामला भी जनहित में जुड़ा हुआ है, लोकहित में जुड़ा हुआ है, तो इस पर तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल सुनवाई करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये न्याय का मामला है। हाँ, परंतु इतना तो तय हो गया कि हमारी यहाँ की जो न्याय व्यवस्था को शातिर ढंग से बदनाम किया जा रहा, खूब बदनाम कर दिया। अब तो जनता भी कहने लगी कि अरे हाई कोर्ट में ये क्या हो रहा है, न्याय की मंदिर में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं। अब यहाँ पर सीजीआई का बहुत बड़ा दायित्व निभाना पड़ेगा। कैसे निभाएंगे? अब ये कुलदीप सेंगर कांड में के मामले में क्या उनका एक्शन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं एसआईआर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जनता नाराज है। वो तो जो कह रही है कि आपने सत्य सबके सामने रखा है, सच सब पे उजागर हो चुका है, फिर भी आप निर्णय नहीं देने पा रहे। ठीक है, अब ये नोटिस की राजनीति चला रखी है ना, तो ये भी जनता को पसंद नहीं है और जनता आलोचना कर रही। अब ये देश की जनता इन 4 लोगों के खिलाफ खुले मैदान में, नंबर 1 नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे वर्तमान सीईओ राजीव कुमार और पूर्व सीईओ जो वर्तमान सीईओ ज्ञान कुमार और पूर्व सीईओ राजीव कुमार। इन चारों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी मामला आएगा, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले चल रहे हैं। क्या किया जाए, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। और एसआईआर तो एक शातिर षड्यंत्र था, सत्तावादी षड्यंत्र था, इसमें भी कोई संख्या नहीं, उसके कोई वो दिक्कत नहीं है।
सब कुछ उजागर हो चुका है, सारा सच सामने आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए अब आइए यहाँ पर, अभी अभी जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो हमारे रक्षा मंत्रालय में बड़ा वो आया, एक समाचार आया कि मिसाइल के नाम पर 712 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया गया। मज़ेदार बात है कि इतना बड़ा व्यय करने के बाद भी मिसाइलें कुछ नहीं है और वो कबाड़ में रख दी गई। आखिरकार अभी जांच होगी, क्या इसमें निकलेगा मामला, ये भी हमारे सब पे सामने आएगा। और आगे की और बात करें, यहाँ अब ये बजट का हलवा भी तैयार होने वाला है ना, ये भी बड़ा विचित्र होगा, इसमें भी बहुत खेले आई। अब ये जो है ना हमारे यहाँ पर न्यायपालिका के प्रति भी अब जनता में कुछ बड़ी विचित्र बात हो रही है। अब क्या किया जाए, ये तो मामला है ना बड़ा विचित्र सा जा रहा है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत कठोर कदम उठाना था, बहुत कठोर निर्णय लेना था। हुआ यह कि जो है ना ये जो अरावली की पहाड़ियाँ, ये बहुत पुरानी पहाड़ियाँ, सबसे पुराने यही है। उसके बाद में हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा की पुरानी पहाड़ियाँ आती हैं, और हिमालय तो कच्चे रॉक का है, कच्ची चट्टानों का हिमालय। अब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे आप ये बताइए कि जो यहाँ का पर्यावरण विभाग को किसने अधिकार दिया कि आप भारत की जो प्राकृतिक संरचना है ऊपर उसकी आप समीक्षा कीजिए। जो पहाड़ियों का जो चल रहा है ना, इसके मामले में एक बहुत बड़ी विचित्र बात सामने आई कि यहाँ पर अरावली पहाड़ियों में 27,993 अवैध खनन किए गए, और कार्रवाई कितनों पे हुई, मात्र 11% पर। बाकी सब ने तहस नहस कर दिया, पूरा वो कर दिया, और सारा माल उनके उधर में समा गया। ये किसी से छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि आखिरकार अरावली को तहस नहस क्यों किया गया, किसकी लापरवाही, जवाबदार कौन थे। अरे 100 फीट 99 फीट की आप 99 मीटर 100 मीटर की आप सीमा तय करो कि जो इससे नीचे की 100 मीटर तक की पहाड़ियों पे उत्खनन हो जाएगा। अब सरकार जब जनता ने विरोध किया ना तो सरकार की आंखें खिली, और उसने भी धोखेपूर्ण तरीका का आदेश दिया। उसने कहा कि अब अरावली पर्वत श्रेणियों में किसी भी प्रकार के नए उत्खनन की परमिशन नहीं दी जाएगी। मगर आप तो ये बताना भूल गए कि जिन्होंने जो पूर्व में जो अवैध उत्खनन किया है ना उस पर कार्रवाई होगी, और रिकवरी कीजिए, जांच कीजिए, सूक्ष्मता से जांच कीजिए। मामला बड़ा विचित्र है। ये सरकार है ना जनता को खूब भ्रमित करती है, धोखा दे रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी मामला बड़ा अपने आप में बहुत ही रोचक हो चुका है। अब हमारे यहाँ पर ये जो है ना गुजराती और धर्म के जो चिंटू है ना, मैं तो उनको राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे कहता हूँ, उनके घिनौने कृत्य सामने आ। क्रिसमस के 2 दिन पहले और उसके बाद में इन दोनों गैंग ने क्या क्या कुकृत्य किए, उससे हमारा भारत पूरे विश्व में बदनाम हुआ, हमारा सनातन धर्म बदनाम हुआ, और विश्व में आलोचना हो रही है हमारी। विदेशी अखबारों में छपना है कि भारत में ये क्या हो रहा है। बोले तो सनातन धर्म का खुलेआम अपमान है। बना सरकार मौन है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। मोदी जी गए चर्च में चले गए,
वहाँ भी दे दिया। और वो चर्च में जाना भी एक बहुत बड़ी राजनीति है, ये मतों के ध्रुवीकरण की राजनीति है। परंतु वहाँ पर जब वो जिस चर्च में गए ना मोदी जी, वहाँ के बिशप ने उनको खुला संदेश दे दिया, और इतना बड़ा संदेश दे दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला ये केरल की राजनीति से जुड़ा हुआ भी लगा कि केरल में किस प्रकार से ईसाइयों को संतुष्ट रखा जाए। कुछ भी मोदी जी जाते हैं करते हैं तो वो एक नाटक है, और मोदी जी तो यूं भी नाटक करने में माहिर हैं, इवेंट में माहिर हैं। तो ये सारा सब कुछ ये नाटक हुआ। तो अब देश में एक बहुत बड़े कठोर नियम की जरूरत है, कठोर कानून की जरूरत है हेट स्पीच के लिए, और जो आराधना स्थलों में पंथों के अपमान करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई बनाने की जरूरत है। यदि ये कठोर कानून नहीं बनाया गया ना, तो देश में खूनी हिंसक गृह युद्ध होना तय है, और इनका तो लक्ष्य यही है। जो नाजी ये चिंटू है ना, धार्मिक उन्मादी चिंटू, इनका तो लक्ष्य है कि देश में खूनी गृह युद्ध होना चाहिए, और ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, उनकी अपनी रोटी रोजी चलती रहे। परंतु ये देश की जनता वैसा नहीं होने देगी। अब मैं मोहन भागवत जी से भी बात करूं, अरे आप ये हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू ये कब तक करते रहोगे? आपने जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर फैला दिया ना, अब उसका उपचार बड़ा कठिन लग रहा है। ये तो आपको करना नहीं था, और अब आपने हिंदू राष्ट्र की बात कर दिया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हिंदू कौन, ये बात बता दीजिए। और भारत में सच्चे हिंदू कितने, ये बात बता दीजिए। और भारत में सच्चे हिंदुओं की संख्या कितनी है, ये भी बता दीजिए। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कह दूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो श्रेष्ठ एवं पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है, ये भी आप स्पष्ट जान लीजिए। हमारा मूल धर्म, भारत का धर्म तो सनातन धर्म है, बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। और मोदी हम तो यहाँ पर भागवत जी से एक बात कहते हैं कि आखिरकार सच्चा हिंदू कौन, आप तो ये बता दीजिए। और सच्चे हिंदुत्व का चरित्र और उसके गुण आप ये बता दीजिए। आप नहीं बताने पाएंगे। जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्ध पंथी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार हमारे भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है, या बताइए, खुल के बताइए ना। और सच्चे हिंदू की संख्या बताइए, सच्चे हिंदू की बात कीजिए। आप ये बताइए, क्या सच्चा हिंदू विश्वासघाती होता है? क्या वो उन्मादी होता है? क्या वो अन्यायी होता है? क्या वो धनखोर होता है? क्या वो हत्यारा होता है? क्या उसका विश्वास आतंकवाद में होता है? किसी चीज में उसका विश्वास नहीं होता है, वो सच्चा हिंदू होता है। जो कभी झूठ नहीं बोले, धोखाधड़ी नहीं करे, मातृशक्ति का सम्मान करे, ये सारे हिंदुत्व के गुण है ना। पर ये तो कहाँ नजर आ रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब छोड़ दीजिए हिंदू राष्ट्र की बात करना, अब तो आपको बात करना सनातन धर्म की। और भारत, फिर आपको खुला कह लो कि भारत है ना सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। अभी आप बहुत स्पष्ट बात जान लीजिए। अब ये इस देश पे आप ये जो सांप्रदायिक भावना है ना, इसको त्याग लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और सनातन धर्मी हो जाइए। और संघ का भी है ना, आप आधार सनातन धर्मी बना लीजिए। आपके संघ के पास में आप तो बहुत अरबों की जमीन है, चल अचल संपत्ति है, बहुत हो गया। अब जरा इस देश हित में बात कीजिए, कट्टर राष्ट्रवाद में आ जाइए, कट्टर सनातन धर्मी हो जाइए। परंतु आप हो नहीं सकेंगे, इसमें हम जानते हैं आप नहीं हो सकेंगे। आपको तो अपना नाजी धर्म है ना,
कोंकणी धर्म को स्थापित करना है। अब भारत के हमारे जो संविधान को बदलना है, आप उसके खिलाफ भी है। मामला तो बड़ा विचित्र है। तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप ये हिंदू मुस्लिम की भावना त्याग दीजिए, हिंदू राष्ट्र की भावना त्याग दीजिए। कोई ये इस भावना से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम सब जानते हैं। और अब तो संघ के चेहरे से सारे नकाब हट गए और आपकी इसी गुजराती गैंग ने संघ को नंगा कर दिया और संघ का अब रिमोट तो गुजराती गैंग के हाथ में। आप है कहाँ? आपकी कौन बात मानेगा? ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। और आपने जो अपने आस्तीन के सांप पाले थे ना, वे आपको डस रहे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हमने तो आपको बार बार कभी से हम सचेत करते रहे। और सबसे बड़ा संकट तो विश्वास का है। हमारे भारत में विश्वास का संकट बहुत बड़ा है। कोई एक दूसरे में विश्वास नहीं करता। और आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक भाग में कोई भी परिवार है ना, सुख शांति की नींद नहीं सो रहा। उद्वेलित है वो। समस्याएं इतनी है कि हद से ज्यादा। और उसको सांत्वना देने के बजाय आपको और आपके जो चिंटू है ना, ये धार्मिक राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे, उनको और हवा देना, देश के वातावरण को बिगाड़। प्रदूषण चरम पर है, ये भी आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश की जनता में अनुशासन की कमी है, राष्ट्रवाद की कमी है, समाजवादी भावनाओं की कमी है और विश्वास की कमी है। वो दिखावे के धर्म में विश्वास करती है, उसको आत्मदर्शन से सरोकार नहीं, उसे आत्मचिंतन से सरोकार नहीं। तो ये तो स्थिति है। और आप है ना, आप तो संघ को तो आपने खुद सुसंस्कृति, सुसंस्कार, सुधर्म का ठेकेदार घोषित कर रखा। तो ये जो हमने जो बातें बताई है ना, ये तो कहीं लागू ही नहीं होती है। आप सच्चा हिंदू तो भी आपको हम नहीं अपना पा रहे हैं। आपके यहाँ के परिवार की स्थिति देखिए ना, माँ बेटा माँ की हत्या कर रहा है, पिता पुत्र की हत्या कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है, आपस में बड़ा विद्रोह है, परिवार टूट रहे हैं। एक बड़ी विचित्र स्थिति, सामाजिक स्थिति पैदा हो गई है। तो हमें तो एक देश को बनाना है, राष्ट्र को बनाना है। और जो ये आपने जो संघ के द्वारा जो सांप्रदायिक भावनाएं फैलाई जाती है ना, वो तो देश के लिए अति घातक है, बहुत घातक जहर है। तो अब ये बातों से भी हमें दूर होना पड़ेगा। मैंने आपके सामने ये सच्ची बात रखी है, बड़ी कड़वी बात रखी है। और हो सकता है कि मेरी जो कड़वी बातों से जनता को और कुछ लोगों को बुरा भी लगे। अब तो अभी विश्व में भी बड़ी स्थिति खराब हो रही है। अमेरिका के एक एयरबेस पर ISIS ने हमला किया, उसमें 3 या 4 लोग मारे गए। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, उसमें नरसंहार हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। समझे, विश्व में बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? रहमान, तारिक रहमान आए हैं, वे कट्टरपंथियों से और जो नरम पंथियों